एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने समाजशास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं समाजशास्त्र के पेपर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है सामाजिक विचारों का इतिहास। उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे और उसमें हमने अतुलगुत्री वाला जो सेक्शन है उसको हमने 21 नंबर प्रश्न तक कवर कर लिया था। अगर आपने इसके पहले के 3 वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई, पहले आप उनको देख कर आइए, फिर इन चीज़ों को देखिए तो आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और समझ भी पकड़ पाएंगे। ठीक है, अब आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं 22वें नंबर प्रश्न से। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होता है, लंबा इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि आप के लिए उतना ही बनाते हैं जितना आप पढ़ सकें, याद कर पाएँ और उनसे लाभान्वित भी हो पाएँ। ऐसा नहीं कि 3 से 4 घंटे का वीडियो बना दिया जाए और आप उनसे तनिक भी लाभान्वित ना हो पाएँ, कोई फ़ायदा नहीं है उससे। ठीक है, देखते हैं 22वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 22वां नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपका कह रहा है कि श्रम विभाजन की 3 प्रमुख आलोचना लिखिए। आपको बताना है कि श्रम विभाजन की 3 बुराइयां आपको बतानी है यहाँ पे। तो पहला जो है, मार्टन के अनुसार दुर्खीम ने लक्ष्य या उद्देश्य के स्थान पर प्रकार्य शब्द का प्रयोग किया है जो उपयुक्त नहीं है। मार्टन ने जो क्या कहा है कि दुर्खीम ने लक्ष्य या उद्देश्य के स्थान पर प्रकार्य शब्द का उपयोग कर लिया है, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये हुई इसकी पहली बुराई। दूसरी बुराई भी हम करते हैं। दूसरी बुराई यहाँ पे हो रही है कि दुर्खीम की सामाजिक एकता की अवधारणा समाजशास्त्र के बजाय मनोविज्ञान से अधिक संबंधित है। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं ये लोग कि दुर्खीम ने जो सामाजिक एकता की अवधारणा दी है वो समाजशास्त्र से कम मनोविज्ञान से संबंधित ज़्यादा लगती है। ठीक है, तीसरी बुराई यहाँ पे की है, क्या कह रहे हैं कि रेमंड एरन के अनुसार देखें तो दुर्खीम ने यांत्रिक एकता को खंडात्मक समाज कहा है। मतलब जो यांत्रिक एकता होती है उसको खंडात्मक समाज बताया है, जो खाना समाज का खंड कर रहा है, उसको अलग कर रहा है, जो एक पूर्ण पृथक समाज है। जो क्या है, एक पूर्ण पृथक, पृथक का मतलब होता है अलग, पृथक समाज है। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 बुराई जो है आराम से कर दी है। बात करते हैं 23वें नंबर प्रश्न की। तो 23वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि दुर्खीम के सामूहिक प्रतिनिधानों के सिद्धांत की को स्पष्ट कीजिए। जो इनके प्रतिनिधानों के सिद्धांत हुए हैं उसको आपको यहाँ पे बताना है। तो सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा दुर्खीम की प्रमुख अवधारणाओं में से एक है। उनकी प्रमुख अवधारणाओं में से जो प्रतिनिधित्व की अवधारणा है ये एक है। उनमें से बात करें सामूहिक चेतना या मन से उत्पन्न विचार। जो सामूहिक चेतना से उत्पन्न होती है, जो मन से उत्पन्न होने वाले विचार हैं, अभिव्यक्ति को ही दुर्खीम सामूहिक प्रतिनिधि कहता है, प्रतिनिधान कहता है। मतलब जो कह रहे हैं कि जो उत्पन्न विचार होते हैं, जो यह अभिव्यक्ति होती है, उसी को ही दुर्खीम क्या कहता है, सामूहिक प्रतिनिधान कहता है। बात करें सामाजिक चेतना का सिद्धांत ही सामूहिक प्रतिनिधान का स्रोत है। बात करते हैं, आगे लिखा है व्यक्तिगत चेतना की अंतर क्रिया के परिणाम स्वरूप लोगों के मन में जिन विचारों और व्यवहारों के प्रति भावनात्मक लगाव और सामाजिक स्वीकृति उत्पन्न होती है, वह विचार और व्यवहार सामूहिक प्रतिनिधान कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सामूहिक प्रतिनिधानों को सभी व्यक्ति के बिना किसी विरोध या शंका के स्वीकार करते हैं। धार्मिक विश्वास, अनुष्ठान, संस्कार, ज्ञान की श्रेणियां, ठीक है, समय, स्थान आदि का विभाजन सभी सामूहिक प्रतिनिधान हैं, क्योंकि इनकी अतिरिक्त इनकी उत्पत्ति सामूहिक चेतना से ही हुई है। तिरंगा, झंडा, कुरान, रामायण, बाइबिल, मंदिर, मस्जिद, चर्च, मठ आदि सभी हमारे सामूहिक प्रतिनिधानों के प्रतीक हैं, सामूहिक चेतना के परिणाम हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे अच्छे से देख पा रहे होंगे और समझ भी पा रहे होंगे। देखते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये इसी का क्या है, सामूहिक चेतना का परिणाम है। और आगे लिखे हैं संक्षेप में सामूहिक प्रतिनिधान के विचार या व्यवहार हैं। मतलब कह रहे हैं जो ये सामूहिक प्रतिनिधान के क्या हैं, विचार और व्यवहार हैं, जिन्हें सारे समूह की स्वीकृति प्राप्त हो, जो सामूहिक चेतना के प्रतीक हों,
संपूर्ण समाज में समान रूप से व्याप्त हों तथा जो व्यक्तियों पर नियंत्रण बनाए रखते हों। दुर्खीम के अनुसार सामूहिक प्रतिनिधान ही समाजशास्त्र की मौलिक विषय वस्तु है। ये किसके अनुसार है? तो दुर्खीम के अनुसार है। ठीक है, 24वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। दुर्खीम की आदर्शहीनता की अवधारणा को समझाना है। जो दुर्खीम की आदर्शहीनता की अवधारणा है, दुर्खीम ने आदर्शहीनता या नियमहीनता की अवधारणा का उल्लेख अपने ग्रंथ समाज में श्रम विभाजन में किया है। जो समाज में श्रम विभाजन नामक उनका जो ग्रंथ हुआ है, उसमें उन्होंने नियमहीनता या आदर्शहीनता की अवधारणा का क्या किया है? उल्लेख किया है, जिससे इसे परिभाषित करते हुए उन्होंने लिखा है, आदर्शहीनता आदर्शों के अभाव की दशा है। मतलब जहाँ पे आदर्श वसूल कम होते हैं वहीं पे आदर्शहीनता पाई जाती है। एक सामान्य शून्यता, नियमों का निलंबन, एक अवस्था जिसे कभी न कभी अनियंत्रण कहा जाता है। मतलब कह रहे हैं एक सामान्य शून्यता, जब एक साथ शून्यता आ जाती है, नियम का निलंबन, जब नियम का क्या किया जाता है? निलंबन किया जाता है, उनको नहीं माना जाता है। एक अवस्था होती है जिसे कभी कभी अनियंत्रण कहा जाता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं, दुर्खीम का कहना है कि आदर्शहीनता की दशा में व्यक्ति अव्यवस्थित और अनियंत्रित हो जाता है। मतलब कह रहे हैं जब व्यक्ति में आदर्शहीनता हो जाती है, मतलब वो आदर्शों को मानने से इनकार कर देता है, उसमें आदर्शों की कमी हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है? वो अव्यवस्थित और नियंत्रित हो जाता है। मतलब उसको नियंत्रित करना संभव नहीं रह जाता है। आज के आधुनिक जटिल और औद्योगिक समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण में वृद्धि हो गई है, अतः लोगों के पारस्परिक संबंधों का उचित नियमन और नियंत्रण नहीं हो पाता है। मतलब कह रहे हैं अगर हम आज के समय में देखें मेरे प्यारे दोस्त, तो आज के समय में जो आधुनिक समय है इसमें जटिल और औद्योगिक समाजों में जो ये हैं, इसमें श्रम विभाजन के कारण और विशेषीकरण में वृद्धि हो गई। जो श्रम विभाजन है बांटा जा रहा है, श्रम विभाजन अमीरों का अलग होता है, गरीबों का अलग होता है। जो ये विशेषीकरण में वृद्धि देखने को मिल रहा है, इससे लोगों में पारस्परिक संबंध का उचित अनियमन हो रहा है। मतलब लोगों के बीच में जो संबंध होते हैं उसमें कोई नियम लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, और ना ही उनको नियंत्रण हो पा रहा है। बात करें समाज में आर्थिक व्यवस्था, समाज में आर्थिक अव्यवस्था, मतलब जो धन से संबंधित व्यवस्था होती है उसमें अव्यवस्था और लोगों में स्वच्छंदता पाई जाती है। लोगों में क्या स्वच्छंदता पाई जाती है? लोग अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज के नियमों की अवहेलना करने लगते हैं। मतलब कह रहे हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, जब उनकी वो आवश्यकताएं नहीं पूरा होती हैं तो वही आदमी क्या करने लगता है? वो जो समाज में नियम होते हैं उन्हीं की क्या करने लगता है? अवहेलना करने लगता है। वह समाज विरोधी आचरण करने लगते हैं। जो समाज के लिए विरोध का काम करते हैं वही आचरण अपना लेते हैं, वही काम करने लगते हैं। समाज में जब तीव्र गति से परिवर्तन आते हैं तब भी नैतिक आदर्श चरमरा जाते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जब हम समाज में तीव्र गति में परिवर्तन लगातार होते देखते हैं, तभी ये जो नैतिक आदर्श होते हैं ये क्या हो जाते हैं? चरमरा जाते हैं और समाज में स्थापित नियम टूटने लगते हैं। जो समाज में नियम लगाए गए हैं वो सारे टूटने लगते हैं। जब तक नए नियम और आदर्श पुनः स्थापित नहीं हो जाते हैं, लोग अराजकता की स्थिति में समाज विरोधी आचरण करते हैं। इस स्थिति में धर्म की शक्ति क्षीण हो जाती है और नैतिकता का स्तर गिर जाता है। दुर्खीम ने आदर्शहीनता के सिद्धांत के आधार पर समाज विरोधी विचलित व्यवहार की व्याख्या की है। यह अवधारणा समाज में व्याप्त नैतिक अराजकता की स्थिति को प्रकट करती है। आदर्शहीनता की अवधारणा का उल्लेख दुर्खीम ने अपनी पुस्तक आत्महत्या में भी किया है। जो अराजकताएं के बारे में उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है। आगे देखते हैं, 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, यांत्रिक एकता एवं सावयवी। ठीक है, क्या सावयवी एकता में कोई 5 अंतर बताइए। जो यांत्रिक एकता होती है, जो सावयवी एकता होती है, वो उसमें दोनों में अंतर बताना है। तो यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता के प्रमुख 5 अंतर आपको यहाँ पे निम्न है। पहला क्या है? यांत्रिक एकता व्यक्ति को सीधे समाज से जोड़ती है। यांत्रिक एकता वो क्या करती है? मनुष्य को समाज से जोड़ती है। जबकि सावयवी एकता में क्या सदस्यों की पारस्परिक निर्भरता उन्हें समाज के से अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ती है। मतलब कह रहे हैं कि जो समाज में
सदस्यों में पारस्परिक निर्भरता जो होती है, पारस्परिक निर्भरता होती है, उनमें समाज को अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ने का प्रयास करती है। बात करें दूसरा नंबर पॉइंट यहाँ पे दिया है, यांत्रिक एकता समाज में सामूहिक रूप से प्रकट होती है। जो यांत्रिक एकता होती है समाज में सामूहिक रूप से प्रकट होती है, जबकि सावयवी एकता में कार्यों को की भिन्नता और विशेषीकरण पाया जाता है। बात करें तीसरे नंबर, यांत्रिक एकता का आधार समाज में व्याप्त समानता है, जो सावयवी एकता का आधार भिन्नता और विशिष्टता है। ठीक है, चौथा नंबर पॉइंट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यांत्रिक एकता की अभिव्यक्ति दमनकारी कानूनों में होती है। मतलब कह रहे हैं यांत्रिक एकता की अभिव्यक्ति कहाँ पे पाई जाती है? दमनकारी कानूनों में पाई जाती है, जबकि सावयवी एकता की प्रतिकारी कानूनों में पाई जाती है। पांचवा यहाँ पे पॉइंट, आखिरी पॉइंट जो है इसका वो दिया है कि यांत्रिक एकता सामूहिकता पर बल देती है। सामूहिकता मतलब कोई भी काम करो तो समूह में करो, और जो सावयवी एकता है वो व्यक्तिगतता या व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भिन्नता पर बल देती है। जो काम करना है वो आप अकेले करके खत्म करो, लोगों को उसमें कोई इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 26वां नंबर प्रश्न कह रहा है, वेबर ने सामाजिक क्रिया में कितने प्रकार बताए हैं? तो आपको ध्यान में रखना है, किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जाएगा जब वह क्रिया दूसरे व्यक्ति के व्यवहार द्वारा प्रभावित हो। मतलब कह रहे हैं कि किसी क्रिया को हम सामाजिक क्रिया तभी कहेंगे जब वह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके व्यवहार को वो क्या करता है, प्रभावित होता है, के द्वारा प्रभावित होता है, उसी के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो। मतलब कह रहे हैं उसी के अनुसार क्या हो, उसकी गतिविधि निर्धारित हो। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को 4 भागों में बांटा है। पहला क्या है? तार्किक क्रिया। दूसरा क्या है? मूल्यांकनात्मक क्रिया। तीसरा क्या है? प्रभावात्मक क्रिया। और चौथा क्या है? परंपरात्मक क्रिया। ठीक है, ये आपके यहाँ पे 4 भागों में इन्होंने बांटा है। वेबर के अनुसार आधुनिक और पश्चिमी देशों में अधिकांश क्रिया तार्किक आधार पर लक्ष्य और साधनों को ध्यान में रखकर की जाती है। मतलब कह रहे हैं कि जो आपके पश्चिमी देश हैं, जिनको हम आधुनिक देश के नाम से भी जानते हैं, उसमें जो क्रियाएं होती हैं वो तर्क के आधार पर ज़्यादा की जाती हैं, पर लक्ष्य और साधनों को ध्यान में रखकर हमें किस लक्ष्य को प्राप्त करना है और कौन कौन से साधनों का प्रयोग करना है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। आगे देखते हैं, 27 नंबर प्रश्न कह रहा है, नौकरशाही की विशेषता बताइए। मैक्स वेबर ने नौकरशाही की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहली क्या है? नियमों का प्रधानता। मतलब अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो आपके ऊपर नियमों की प्रधानता होगी। दूसरा क्या है? स्पष्ट एवं निश्चित कार्यक्षेत्र। आपका कार्यक्षेत्र निश्चित होगा, स्पष्ट होगा कि आपको बस इतना ही करना है, आगे नहीं करना है। तीसरा भर्ती पद्धति। चौथा क्या है? पदों का संस्तरण। 5वां कौन सा है? लिखित दस्तावेजों फाइलों द्वारा कार्य होगा। और 6वां कौन सा है? परीक्षण की व्यवस्था होगी। और 7वां कौन सा है? पदों के एकाधिकार का अभाव। आदि ये सारी क्या है? इसकी विशेषताएं हैं। किसकी? तो नौकरशाही की हैं। 28वां नंबर प्रश्न देखते हैं, आदर्श प्रारूप की 3 विशेषताएं बताइए। तो वेबर ने आदर्श प्रारूप की 3 विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहले यहाँ पे देखते हैं, आदर्श प्रारूप का प्रयोग निर्माणकर्ता द्वारा क्रिया के एक विशेष उद्देश्य या अर्थ के लिए किया जाता है, जो कि वैज्ञानिक या वस्तुनिष्ठ होती है, जिसमें व्यक्तिगत अर्थ सम्मिलित होता है। दूसरा यहाँ पे आदर्श प्रारूप सब कुछ का वर्णन या विश्लेषण नहीं करता है, वरन किसी सामाजिक व्यवहार या घटना के महत्वपूर्ण पक्षों की व्याख्या या निर्वाचन करता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया है, इसका प्रयोग ऐतिहासिक समस्याओं के अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए किया जाना चाहिए। कोई भी आदर्श प्रारूप अंतिम नहीं है। घटनाओं के परिवर्तन के साथ साथ आदर्श प्रारूप भी बदलते रहते हैं। ठीक है, आज का देखते हैं कौन सा नंबर, 29वां नंबर प्रश्न। 29वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, मनु के अनुसार क्या, एक मिनट, पूछ रहा है कि मनु के अनुसार दूत की नियुक्ति क्यों आवश्यक है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? मनु के अनुसार दूत की नियुक्ति क्यों आवश्यक है। तो आपको ध्यान में रखना है मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे उत्तर आपको देना है कि मनु ने राज्य कार्य के संचालन के लिए राजदूतों की नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने क्या? मनु ने राज्य कार्य के संचालन के लिए क्या? राजदूतों की नियुक्ति करना पड़ेगा, ये उन्होंने इसको महत्वपूर्ण माना है। और आगे कहते
मनु का विचार है कि दूत ही सभी प्रकार के कार्यों को करा सकता है। दूत शत्रु से मिलाप तथा मिले हुओं को फूट डालने का कार्य करता है। मतलब कह रहे हैं कि अगर आपका कोई दुश्मन शत्रु है तो आप दोनों में संबंध जो है एक दूत ही करवा सकता है, और अगर आप में अच्छा संबंध है तो उसको तोड़वा भी एक दूत ही सकता है। 30वां नंबर प्रश्न जो आज का आखिरी प्रश्न है, मनु के अनुसार मंत्री कौन होना चाहिए? तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, मनु ने मंत्रियों की नियुक्ति की उपयोगिता बताते हुए लिखा है कि जो कार्य सरल वह भी एक आदमी के लिए कठिन होता है। मतलब कह रहे हैं जो भी कार्य क्या हो, सरल और एक आदमी के लिए कठिन दिखाई पड़े, विशेषकर महान फल को देने वाला राज्य अकेले राजा से कैसे सुसाध्य हो सकता है। इसीलिए राजा को निम्न गुणों से युक्त मंत्री के लिए नियुक्ति करनी चाहिए। मतलब उन्होंने कुछ गुण बताए हैं, 5 गुण बताए हैं, वो 5 गुण मंत्री के अंदर होने चाहिए अगर राजा कोई मंत्री नियुक्त करना चाहता। पहला उन्होंने बताया है मंत्री को शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा है उसे सूर्यवीर होना चाहिए, हिम्मती होना चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा है उसे शस्त्र चलाने में निपुण होना चाहिए, मतलब वो शस्त्र अच्छे से चला लेता हो। वह उत्तम वंश का होना चाहिए, मतलब ऊंची जाति का होना चाहिए। और 5वां कह रहे हैं मंत्री को शपथ कर लेनी चाहिए कि वह शपथ का पालन करने वाला हो। मतलब कह रहे हैं कि मंत्री को शपथ कर लेनी चाहिए कि वो शपथ का पालन, मतलब जब वो मंत्री पद ग्रहण करे तो उस समय जो उसको शपथ दिलाई जाती हैं उसका क्या करे, पालन करे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई हैं तो फटाफट लाइक करो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।